स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में बड़ी खेलों यानी फुटबॉल और हॉकी के मयार और मकबूलियत में गिरावट, तंजीमी और गैर तंजीमी सतह पर कोताही, सूरत हाल और बेहतरी के लिए हम बात करते हैं साबिक डीजी स्पोर्ट्स पंजाब और खेलों के तजियाकार जनाब तारिक कुरैशी से। बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी साहब। हमें चैलेंजेस हैं, हमारी जो हॉकी है और जो हमारी फुटबॉल है, फुटबॉल मकबूल खेल रहा है, लेकिन हालात बड़े कहना होगा अबतर है। जो हमारी तवक्कुआत हैं उससे कहीं पीछे हम जा रहे हैं। ये बताइए कि आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल को और बेहतरी की क्या सूरत हो सकती है, क्या तजावीज़ है? जी बहुत शुक्रिया राज साहब। देखें, मैंने जो ऑब्जर्व किया है मुख्तलिफ गेम्स को और मुख्तलिफ टीम्स को और जो परफॉर्मेंसेज हैं और इनको जो एनालिसिस किया है प्लेयर्स की वेलफेयर, दैट इज़ द फोरमोस्ट। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर लेंगे तो आप जब तक उसको ये इंश्योर नहीं करेंगे कि उसका ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ये अब जो मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं वो फुल टाइम जॉब्स हैं। अगर कोई फुटबॉल का प्लेयर है, कोई हॉकी का है, कोई क्रिकेट का है, किसी भी स्पोर्ट्स का, तो वो फुल टाइम एक जॉब है। वो जॉब उसी सूरत में वो करेगा जब वो उसको ये श्योरिटी होगी कि वो फाइनेंशियल साइड पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रोफेशनलिज्म जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हमारा आपने हॉकी और फुटबॉल की बात की, तो इन दो फील्ड्स में और बाकियों में भी इनको अब हम लोकल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि एक ज़माना था, एक वक्त था जब भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब प्रोफेशनल से ज़्यादा ये एज ए हॉबी लिया जाता था और एमेच्योर्स ही देन कंट्रीज को अपने अपने रिप्रेजेंट करते थे। तो उस वक्त तो ये चल जाता था, हॉकी, फुटबॉल और दीगर जो खेलें थी वो इसी तरह चलती थी जैसे क्रिकेट है। अब आप देखें हमारे मुल्क में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्रिकेट जो है वो सबको डोमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? कि प्लेयर को जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो उसको क्रिकेट में नज़र आ रहा है कि अगर मैंने पैसा कमाना है तो मैंने उसमें देखें कितने लीग्स हैं और फिर अब डिपार्टमेंट्स जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो ख़त्म किया था वो मेरा ख्याल अच्छा नहीं था स्टेप। उसकी वजह से हम क्रिकेट में भी आहिस्ता आहिस्ता हमें इन द लॉन्ग रन नुकसान हो रहा था। तो इट्स ए गुड स्टेप के डिपार्टमेंट्स जो है बहाल हो रहे हैं। फुटबॉल का और हॉकी का जब तक हम इसका मोर प्रोफेशनल साइड पे शिफ्ट नहीं करेंगे जैसे कि क्रिकेट में है, तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि शौकिया कोई हॉकी का प्लेयर आएगा और प्लेयर्स आएंगे और उसकी टीम बनेगी। एक वक्त था कि जब दुनिया की टॉप हम प्लेइंग नेशन थे हॉकी में, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है अनफॉर्चुनेटली। रिसेंटली अभी जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें आप सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। सेम विद फुटबॉल, फुटबॉल में और भी फैक्टर्स हैं। हम क्रिटिकल नहीं होना चाहते। जो लोग भी मुंसलिक हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी वहां पे कायम है, वो क्या तजावीज़ हो सकती हैं कि जो एक भंवर है जिसमें हम साल हर साल से फंसे हुए हैं, इस इदारा जाती तौर पर वो क्या ऐसे आइडियल इकदाम करें जिससे उस इदारे का इमेज भी बेहतर हो और खेल जो है वो भी तरक्की के रास्ते पर गामदिन हो जाए? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे स्पोर्ट्स में, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हर्डल जो है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के रास्ते में वो ये है कि पैरेलल बॉडीज हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स हर स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट है। मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और जैसे आपने अभी फुटबॉल की बात की तो इसमें तो इस वक्त जो इलेक्टेड बॉडी तो कोई है ही नहीं। ये कमेटी है जो कि जिनका शायद पर्पज़ ये है कि इन्होंने आके कोई बॉडी इलेक्ट करनी है, लेकिन कई सालों से शायद ये काम नहीं हो पाया। इससे हट के देखना ये है कि कोई भी तरीका प्लेयर्स को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे क्या प्लेयर को मौके चाहिए और उसको अगर उसने प्रोफेशनल साइड पे जाना है, इनिशियल लेवल पे इंटरेस्ट उसका डेवलप हो और लेटर साइड पे अगर उसने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करनी है तो उसको क्या मौके हैं और उसको क्या श्योरिटी दी जा रही है कि तुम्हारा जो रोजगार है वो इंश्योर्ड है इस स्पोर्ट्स में, तो उस सूरत में वो लेगा। प्लेयर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ऊपर कोई पॉलिटिक्स है या नहीं है। हाँ, उससे ये जरूर इफेक्ट होगा कि जी अगर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी जैसा कि पैरेलल बॉडीज़ की शक्ल में इस वक्त मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में है,
तो उसमें ग्रुपिंग उसकी वजह से कई प्लेयर्स जो है वो उनको मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किया जाता, कई बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं क्रिकेट की तरफ। पहले मैच में तो कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जो कि बड़ी परेशान कुन एक हद तक, अगरचे हमने बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हरा दिया 142 का, बड़ा मोनूमेंटल शिकाफ था। अब ये बताइए कि ये जो मसाइल है बैटिंग के हवाले से, तो मुझे लगता है अजल से हमारे साथ है इस मैच में। इसके पहले मैच के जी, ये जो अफगानिस्तान वाला मैच है, 2 हाफ थे। पार्ट 1 जो था वो उन्होंने विन किया, इसमें डोमिनेट कर रहे। यस, उन्होंने मुश्किल पाकिस्तान, वो अगर आपकी एंड पे 10वीं विकेट पे 9वीं विकेट पे जाके कोई 40-50 की पार्टनरशिप ना लगती तो आप 150 पे इसके नज़दीक तकरीबन हमारा स्कोर होता। अगर हल्की अपोजिशन है तो वहाँ पे इस वक्त जो पार स्कोर है आई थिंक वो 300 है, तो उस हिसाब से प्लान करके चलना चाहिए। और 200 जो है ये किसी भी लिहाज से ये एक स्कोर नहीं है, जो पार स्कोर नहीं है पाकिस्तान टीम के लेवल के हिसाब से। इस वक्त आई थिंक ओडीआई रैंकिंग में ये नंबर 2 पे है दुनिया में, और तो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी। पार्ट 1 वो पार्ट 2 ऑब्वियसली वो 3 फास्ट बॉलर 90 प्लस की स्पीड के थे, उनकी नई टीम है तो वो उन्होंने उनको हिलने नहीं दिया। और आगे भी ऐसे ही मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही होगा, क्योंकि पेस जो है जो स्पोर्ट्स के ये T20 होगी, ओडीआईज या पेस मैटर करती है। एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है जो आपसे किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में आपने मौसम सरमा में बेतहाशा खेल कराए। अब अगर हम क्रिकेट की बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इवन टू एक्सटेंड थोड़ा सा फरवरी भी शामिल कर लें, यहाँ क्रिकेट हो नहीं सकती बिकॉज ऑफ स्मोक और दूसरे जो फैक्टर्स हैं। तो क्या किया जाए, ये कैसे होगा? अब जो हम विंटर में जो टॉप क्रिकेट लिखा करते थे, गार्जन ट्रॉफी, ये इवन फॉरेन टीम्स भी आके यहाँ पे खेल लिया करते थे। देखिए 1-1.5 महीना तो ऐसे ही होता है, उसमें फिर क्योंकि प्लेइंग आवर्स कम हो जाते हैं तो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब पता जब स्मोक का और ये फॉग वाले दिन होते हैं तो वो तकरीबन 11-12 बजे से पहले तो आप मैच स्टार्ट ही नहीं कर सकते, और उसके बाद जो क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो 4-4:30 बजे लाइट कम हो जाती है, तो आपने जो प्लान करना है इसके दौरान। लेकिन मेरे ख्याल फरवरी के मिड से ऑनवर्ड एंड ऑफ द अप्रैल तक अच्छे 2.5-3 महीने होते हैं, तो उसमें क्रिकेट हो तो सकती है। और बाकी फिर क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि ये आप ये तो राउंड द ईयर होती है। हमारे एनवायरनमेंट में गर्मियों में क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट कब होती है? जनाब तारिक कुरैशी साहब, वो मेरे मुझसे किस्म के सवाल किए, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से समअप किया, हर चीज़ का आपने मुनासिब तरीके से जवाब दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। गुज़िश्ता प्रोग्राम में क्रिकेट हिस्टोरियन, क्रिकेट राइटर और जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम के बानी जनाब नजम लतीफ की गुफ्तगू को आपने बेहद पसंद किया। पेश खिदमत है नजम लतीफ साहब से गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा। आपके अहमद सईद साहब के साथ बहुत दोस्ती थी, आपके हम जमात भी थे, और फिर उनके ही अजीज इजाज भट्ट हमारे और आपके, उनका इंतकाल हुआ। वो भी इस मैदान में खेलते थे, जरा उनके हवाले से बताएं तो बड़ा इत्मीनान होगा। देखें, एजाज भट्ट साहब जो थे तो वो एक रवायती जेंटलमैन क्रिकेटर थे। एक तो ये कि शक्ल सूरत के बड़े खूबसूरत आदमी थे और बड़े अच्छे लिबास पहनने वाले थे, क्रिकेट के जितने भी डिसिप्लिन थे उनको फॉलो करने वाले थे, और बड़े बहादुर क्रिकेटर थे। वो एक बाहिम्मत एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो जब इस ग्राउंड के अंदर वेजले हॉल का जो बॉल, अभी स्कोर बोर्ड पे कोई स्कोर भी नहीं हुआ था, तो इम्तियाज साहब के साथ इन्होंने वो जब इनिंग्स ओपन की, क्योंकि हनीफ मोहम्मद जो थे वो दूसरे टेस्ट में जख्मी हो गए थे, तो लिहाजा उनकी जगह इम्तियाज अहमद ने इनके साथ ओपन किया। इन्होंने वो एक राइजिंग बॉल को हुक करते हुए उसको मिस टाइम किया और वो बॉल इनकी नाक पर लगा, तो ये गिर पड़े और इनको ले जाया गया। तो उस वक्त भी एक बड़ा एक खौफ और हिरास का एक मंजर ग्राउंड पे तारी हुआ, लेकिन इनकी जो गट्स और बहादुरी थी ये दोबारा नमूदार हुए। उस वक्त आप जानते हैं कोई हेलमेट वगैरह का कोई दौर नहीं था, और फिर इन्होंने अनडिफीटेड 47 रन किए जाके और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। दूसरा ये कि जब जिस जमाने में ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो मैंने इन्हें देखा उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज का मैरून ब्लेजर पहन के, और उसके साथ वोस्टेड की ग्रे स्टील ग्रे ट्राउजर्स इन्होंने पहनी होनी। हंसमुख इंसान, वेरी कर्टियस। जब भी आपने इनके पास जाना, ऑटोग्राफ के लिए अप्रोच करना,
तो उन्होंने इस कदर मुस्कुराहट के साथ आपका खुशामदीद आपको कहना, तो मुझे इनके पास सर्विस के दफ्तर में भी जाने का इत्तेफाक हुआ और कई दफा मैं इनके पास कई चीजें लेकर गया सिग्नेचर करवाने के लिए, तो बड़ी खंदा पेशानी से वो मिलते थे। मेरी आखिरी मुलाकात इनसे हुई इनके घर पर, तो इंग्लैंड से मुझे डॉक्टर खादिम बलोच ने कुछ तस्वीर भेजी कि इनके ऑटोग्राफ करवा दूं, तो मैं इनसे मिलने गया। तो उस वक्त ये अभी नए नए क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर आए थे। तो जब मुझसे मिले तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि आप का जो टेन्योर है ये मेरी नजर में एक कामयाब और बे इंतहा उम्दा आपका ये दौर था। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा और बेजारी से मुझे कहा, ये आप कह रहे हैं, मुझे तो लोग सब बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे हैरत है, किस बात पे? कह लेकिन फिर आप मुझे किस बात पे अच्छा कह रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि एक तो आपने प्लेयर पावर के सामने घुटने नहीं टेके, आपने उनकी जो प्लेयर, क्योंकि आपने ये साबित किया कि जो खेल है वो प्लेयर किसी भी प्लेयर से उसकी हैसियत बड़ी है। तो आपने ये डिसिप्लिन जो इसको मेंटेन किया और इसको सरबुलंद किया, मैं समझता हूँ ये आपके दौर का सबसे सुनहरी कारनामा था। अच्छा, एक बात मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो एजाज भट्ट साहब ने मेरे से पर्सनली शेयर की, और सबको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। मैं किसी मैच पे कमेंट्री कर रहा था तो मैं नीचे चला गया ब्रेक में उनके पास। वो उस वक्त एक चैनल ने इनके खिलाफ मुहिम शुरू की हुई थी और उसकी वजह उन्होंने मुझे बताई कि जो टेलीविजन राइट्स थे एजाज भट्ट साहब ने ज्यादा ऑफर करने वाली ब्रॉडकास्टिंग हाउस को दे दिए थे, जिस पर उस टीवी चैनल के मालिक ने फोन करके इनसे कहा कि आपने लोकल को नहीं दिया, बैरून मुल्क को दे दिया, हम आपकी शिकायत करेंगे और शिकायत भी टू द हाईएस्ट ऑफिस करेंगे। तो इस पर एजाज भट्ट साहब ने कहा कि आप कर लें और मैं तो बता दूंगा कि मैंने ज्यादा बिड जिसको मिली थी उसको दे दिया। अभी जो आपने बात की वो जुर्रत वाले आदमी थे। अच्छा, जुर्रत एक ये थी। दूसरी तरफ आपके हमारे दोस्त शहजाद हुमायूं साहब का जब इंतकाल हुआ तो किसी सिलसिले में मेरी इनसे बात हो रही थी। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास तो पूरा मीडिया डिपार्टमेंट, बाकायदा मीडिया डिपार्टमेंट है। तो सादगी से मुझे कहते हैं यार बड़ा अफसोस हुआ है, मेरे बलू ये अखबार ही दे देंगे। तो मुझे मैंने कहा आपके पास तो सारा मीडिया डिपार्टमेंट है, आप अभी क्या करेंगे तो सारे टीवी चैनल्स पर उस पर आ जाएगा। तो क्या बात है उनकी। और आप ये देखिए, बड़ी अच्छी लगी जिमखाना में जाकर देखकर कि वहां पे आपने हर चीज क्लास की हुई है। यानी जो वहां से मुतल्लिका क्रिकेटर्स हैं उनके नाम पे बेंचेस हैं जो कि हम बेस्ट में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बेस्ट से मुराद इंग्लैंड में देखते हैं या दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी देख लेते हैं। तो ये आपको कैसे सोच आई और ये नाम जल्दी से गिनवा दीजिए कि वो वहां पे कौन कौन लोगों के नाम कंधा है? जी, ये सोच इस तरह आई कि मैंने बरतानिया में आपने देखा होगा कि इवन जो आम छोटे छोटे जो पार्क्स होते हैं उन पर भी जो बेंचें रखी होती हैं, तो लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी याद में के नाम वो डेडिकेट करते हैं। तो ये जो चीजें जो हमने डेडिकेट की, हमने भी अपना एक मोहब्बत का इजहार किया है, इनकी अजमत को एक लिहाज से ना सिर्फ सलाम किया है कि उसको हमने माना है। तो वहां पे जो बेंच हैं इस वक्त, उसमें कारदार के नाम पर बेंच है और मियां सईद के नाम पर है, मकसूद अहमद के नाम पर है, फजल महमूद के नाम पर है, खालिद कुरैशी साहब के नाम पर है, सैयद फिदा हसन के नाम पर है, सैयद नजीर अली के नाम पर है। अब चूंकि अब ये एजाज भट्ट साहब जो हैं ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, हमारे जिमखाना के एक काबिल फखर मेंबर भी थे, इनके नाम की एक बेंच जो है अब हम इसे इन्हें भी डेडिकेट करेंगे। दूसरा मैं आपसे ये कहने वाला था कि एजाज भट्ट साहब की जो सबसे बड़ी जो खसूसियत थी, किसी किस्म की ये प्रिविलेजेस जो थे वो बोर्ड से नहीं लेते थे, वो अपने ही जराए से, जो उनके अपने जराए थे वही इस्तेमाल करते थे। और ये इनके अंदर एक, इस वजह से मैं समझता हूँ कि इनका जो कैरेक्टर था वो बड़ा फ्लॉलेस किस्म का था जी और खरे आदमी थे। यहाँ पे जो सच्ची बात या गट्स वाले लोग हैं, लोग उनको आमतौर पर पसंद इसी वजह से नहीं करते क्योंकि वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए। और इंसान का जो कैरेक्टर है उसका टेस्ट भी यही होता है, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर मैं समझता हूँ वो नाकामी है। मेरी ये प्रिविलेज है, मेरा दावा तो नहीं है लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टीवी और रेडियो पर सबसे ज्यादा, जब वो चेयरमैन थे 2 मरतबा पीटीवी पर मेरे प्रोग्राम में आए जी। एक दफा जब इमीडिएटली उन्होंने चार्ज लिया, इंतखाब आमिर सुहेल और मरहूम अब्दुल कादिर थे उस प्रोग्राम में। जी, उसके बाद फिर दोबारा एक दफा आ गए जब चेयरमैन थे। तो ये उस वक्त एमडी पीटीवी दाखिल हो रहे थे पीटीवी पर, तो ये भी आ गए। तो फिर वो एक
सीन था जब ये भी इम्पोर्टेंट आदमी थे, शख्सियत थे, इजाज भट्ट साहब जी। अच्छा, इसमें जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि मुझे कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा सवाल मेरे को पूछ लें। मुझे एक दफा याद में था कि जो मर्जी पूछ, जब वो चेयरमैन थे, ये कोई नहीं कहता। देखें सर, ये उनकी सबसे बड़ी ये जो दलील है, ये आपसे इस तरह की का कहना कि जो चाहे आप मुझसे पूछ लें, ये उनकी शफाफियत, ईमानदारी और बहादुरी का निशान है। ये एक कंप्लीटली एक फेयर और इनकरप्टेबल आदमी थे। वही इस तरह का आपको ये खुली छुट्टी दे सकते हैं कि मुझसे जो चाहो पूछ लें आप। और दूसरी बात ये सर कि इनके अंदर मैंने इनकिसारी भी बहुत देखी, और वो ये कि जब फजल महमूद साहब का इंतकाल हुआ और ये जनाजे पे आए, तो फजल महमूद साहब के घर से लेकर वो गड़ी शाहू के अंदर उन्हें मुसाफिर खाना के नाम से जो कब्रिस्तान है, जब फजल साहब को वहां दफनाने के लिए लेके गए तो वो उनके घर से काफी दूर वो फासला है। तमाम रास्ता ये मेरे साथ, मैं इन्हीं के साथ था, इजाज भट्ट साहब के साथ चलते हुए वहां तक आए। कोई नहीं इन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जी कि अच्छा ये दूर है, हम गाड़ी में बैठ के चले जाए, बिल्कुल नहीं। कहने लगे मेरा कप्तान है, मैंने इनके साथ बहुत क्रिकेट खेल रखी है और मैं इनको किसी भी तौर पर कभी फरामोश नहीं कर सकता। ये फजल महमूद साहब के बारे में ये उन्होंने कहा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो एक बड़े इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इस चीज का एहसास है, लाहौर वालों को, पाकिस्तान वालों को, क्रिकेट वालों को, कि वो अपनी तर्ज के एक आजाद इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, ज़हीन इंसान थे, और उनकी लिविंग वैसे सिंपल थी लेकिन सोच का मेयार बहुत बुलंद था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इजाज भट्ट साहब की शख्सियत के बारे में एक जानदार गुफ्तगू की। एक वो वाइब्रेंट इंसान थे और एक जहांगीदा इंसान भी थे, हमदर्द इंसान थे। हम जितने भी उनके बारे में बातें करें वो कम है, क्योंकि आपका और मेरा उनके साथ एक हद तक काफी ताल्लुक रहा। मैं को बेतकल्लुफ तो नहीं था, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी हो जाती थी जो मैं बाद में सोचा था कि इनके रुतबे और उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा उनसे फ्रैंक हो गया हूँ। बहरहाल नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहे बगैर रह नहीं सकता कि राजा साहब आपने भी हमेशा अच्छे और मियारी लोगों में वक्त गुजारा है, और आपकी जो एक शख्सियत है उसके अंदर भी एक बड़ापन है। सो जब आप उनके साथ बैठते थे तो यू जस्ट फिटेड विद हिम, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा आपकी इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि आप सिर्फ क्रिकेट के हवाले से नहीं, अदबियत के लिहाज से आपका एक अपना मुकाम है। जो आखिरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई तो मैं जफरली रोड पर था, तो मैंने कहा मैंने आपको सलाम के लिए, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड से यानी कि सबक दोष हो चुके हुए थे, तो मुझे कहने लगे पंजाबी में, हमेशा बात में उर्दू में करता था तो वो जवाब अगर से पंजाबी में दिया करते थे। तो किधर है गया, मतलब गड्डी के पेज के मंगवा लेना हो। मैं मेरे पास गाड़ी है, मैं किसी वक्त आ सकता हूँ आपके पास। तो वो बड़े इस हिसाब से उनकी बात बड़ी शगुफ्ता बातें भी याद हैं। आपने आज इजाज भट्ट साहब के बारे में ऐसी बातें बताई जो हमारे सामने को नहीं पता थी। दूसरा, मैं इजाज भट्ट साहब के हवाले से ये कहूंगा कि मेरी नजर में जो दो बड़े ग्रेट क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, मेरी नजर में वो एक कारदार थे और एक इजाज भट्ट है। उस लिहाज से दोनों ही बेमिसाल थे, क्योंकि ये आपने अदा किए लफ्ज, लिहाजा ये अथॉरिटी वाले लफ्ज हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें हकीकत है, और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। जो क्रिकेट के हवाले से अब आप पुरानी यादों को और पुरानी रवायत को बरकरार रखे हुए, आप एक बड़े मजबूत फैमिली से आपका ताल्लुक है, एक आप कामयाब सनतकार हैं, तो ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप क्रिकेट में एक गिवर का रोल अदा कर रहे हैं। जनाब नजम लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे जनाब नजम लतीफ। अमीन कराम, गुज़िश्ता शब पाकिस्तान ने एक सिलसिलेखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी, और शिकस्त का जो शगाफ है वो सिर्फ एक विकेट का था। अफगानिस्तान ने 300 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान ने 302 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। एक मुख्तसर इनिंग खेली शाहीन शाह अफरीदी ने और तारीख को दोहराया, और आखिरी ओवर में स्कोरिंग शॉट्स लगाकर 10 रन बनाए उन्होंने और मैच पाकिस्तान के लिए जीत गया। लेकिन इससे पहले गुरबाज ने अफगानिस्तान की तरफ से 151 रन बनाए, बड़ी शानदार इनिंग खेली। रज़ा ने 80 रन बनाए, पाकिस्तान की तरफ से इमाम ने 91 रन बनाए, और बाबर आजम भी खूब चमके 53 रन बनाए। इस सूरत हाल पर जब पाकिस्तान अब 2-0 से लीड कर रहा है और सीरीज जीत चुका है, जो तीसरा वनडे है वो कल प्रेमदासा में खेला जाएगा कोलंबो में। हम साबिक चीफ सेलेक्टर अदर खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, जरा इस मैच पर तबसरा तो कीजिए।
राज साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और बड़ा स्टेटिंग जो किस्म का मैच था वो हमें देखने को मिला। एंड ऑल हेड्स टू अफगानिस्तान के 59 पर आउट होने के बाद उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम बैक किया और 151 रन्स की जो इनिंग खेली गुलबाज ने, उससे ये जाहिर होता है कि वो जो इतने कम टोटल पर आउट हुए थे वो उन्होंने उसको न्यूलिफाई किया और उनकी टीम ने, और खास तौर पर जो ओपनर्स थे, उन्होंने जो 227 रन का जो एक हदफ हासिल किया पहली विकेट पर, ये भी एक रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा बन गया है। आई थिंक ऑल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू बोथ द टीम। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम के लिए 300 रन को चेज करना एक बहुत ही कठिन और मुश्किल मरहला था, मगर मैं समझता हूँ कि इमामुल हक 91 और फिर बाबर आजम की जो कैमियो थी 53 रन की, उससे पाकिस्तान को एक सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिली। और 48 रन बड़े मैं उसी पर आ रहा था कि शादाब की इनिंग जो थी ना, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम में एक हादसा जो नजर आ रहा है, जो कि पहले हम लैक कर रहे थे, उस स्ट्रेंथ को, उस नेवर से डाई एटीट्यूड को, जो कि अब हमें इस टीम में नजर आ रहा है कि इफ्तिखार भी है, शादाब भी है, आपके पास सलमान भी है। तुम आगा सलमान और शादाब और इफ्तिखार के होते हुए आपकी जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर स्ट्रेंथ जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद फिर आप देखें कि नो वन कैन डिनाई द फैक्ट कि नसीम शाह ने जिस तरह मैच को फिनिश किया है, आई थिंक ये क्रेडिट, और ये पहली दफा नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही उनकी दूसरी ऐसी इनिंग थी जो उन्होंने बिल्कुल बड़े नाम ऐसे मुश्किल मरहलात में उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा और एक बॉल पहले जो है मैच को फिनिश किया। और हमें हारिस रऊफ के 3 रन भी नहीं भूलने चाहिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें नजर आ रहा है। क्या प्रेमद आसा जो है मुख्तलिफ माहौल होगा, स्पिनर्स को कुछ मदद मिलेगी? नहीं वैसे साहब, मुझे थोड़ी सी अफगानिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन है उसमें मुझे झोल नजर आ रहा है। वो झोल जो है वो ये है कि उनके पास मुजीब और राशिद के बाद जो उनके पास तीसरे स्पिनर हैं वो ऑफ स्पिनर है नबी, और उसके बाद उनके पास जो स्ट्रेंथ है ना फास्ट बॉलिंग की, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। फारूकी अच्छे हैं मगर वो भी काफी रन लीक करते हैं, तो उसके लिए आई थिंक कि मोहम्मद नूर जो है उनके पास, वो जो चाइना मैन बॉलिंग करते हैं, आई थिंक उनको खिलाना चाहिए। they should not be playing with even 2 fast bowlers, they can play with 1 fast bowler, और वो मुजीब तो नया गेम करते ही हैं, तो दे शुड रिलाई ऑन देयर बेंच स्ट्रेंथ, जिसमें मोहम्मद नूर जो है ना, अब उनको जरूर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अदर खान साहब। तजियाकार डॉक्टर रेहान अहमद की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इदादो शुमार पर मुश्तमिल गुफ्तगू को आपने पसंद किया है। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैनों की कामयाब कारकर्दगी, जबकि बाज क्रिकेटर्स की गैर मामूली परफॉर्मेंस के बावजूद इनकी बैनुल अक़वामी सतह पर हौसला शिकनी, ये एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान ने आने वाले 3 सालों में कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, दीगर ममालिक कितनी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आइए ये सब कुछ जानते हैं डॉक्टर रेहान अहमद से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया एक दफा फिर। तो स्ट्रेट अवे जरा बताइए, हमने बड़े सक्सेसफुल ओपनर्स का जिक्र किया, पहले जरा इख्तिसार से सम अप कर दीजिए। बिल्कुल जी, सईद अनवर और आमिर सुहेल, मुदस्सिर नजर और मोहसिन खान और तौफीक उमर और हफीज, ये हमारे जो टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ कहने इनिंग्स रन। लेकिन इम्पैक्ट वाइज 1974 से 1978 में लेजेंडरी मोहम्मद खान और सादिक मोहम्मद, आप जानते ही वो एरा है जिसमें फास्ट बॉलिंग में कोई बाउंसर्स की कैद नहीं थी। फास्ट बॉलर जो विकेट्स जिस तरह की बनती थी, ग्रीन टॉप ओपन विकेट्स, बारिश हो गई है तो कवर नहीं है, तो उन तरह की कंडीशंस में इन्होंने 26 इनिंग्स में 1391 रन बनाए और 53.5 की औसत से। तो माजिद खान और सादिक मोहम्मद का एरा भी बड़ा ही हमारे लिए गोल्डन एरा है। उस वक्त हमारे शायद बॉलिंग रिसोर्सेज इतने स्ट्रांग नहीं थे
और हेविली वी वर डिपेंडिंग ऑन आवर बैटिंग, बिकॉज ये वो एरा था जिसमें सिर्फ सरफराज नवाज अभी इवॉल्व हुए थे, बाकी हमारी एक मीगर रिसोर्सेज थे बॉलिंग के। तो बैटिंग में जिस तरह का हमें शानदार आगाज ये फराहम करते थे दोनों, खासतौर पर लेजेंडरी माजिद खान, और इनका ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड भी अगर आप उस तरह की कंडीशंस में देखें, जब डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, जूल गार्नर, माइकल होल्डिंग और सिल्वेस्टर क्लार्क, एंडी रॉबर्ट्स, और इधर आप आए तो बॉब विलिस, इयन बोथम, देख लें कि क्वालिटी कितनी ज्यादा थी फास्ट बॉलिंग की। और माजिद खान ने 63 टेस्ट खेले, 3,931 रन बनाए, 38.92 की औसत से, 8 सेंचुरीज और 19 50s। और मैं आपकी तवासों से उनकी एक ग्लोरियस 100 जो कि उन्होंने बिफोर लंच स्कोर की 1976-77 की न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में, उन्होंने 78 बॉलों पे 108 रन बनाए। तो वो बड़े अटैकिंग, बड़े वर्सटाइल क्रिकेटर थे, बहुत ही ज्यादा उनका 360 पे शॉट्स, उनका पुल, उनका हुक, उनकी ऑन ड्राइव। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो देखने के लिए उनको आते थे माजिद खान साहब को, ज्यादा बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे एक दो सवाल भी करने हैं। ये जो कैलेंडर है 23, 24 या 25 या 23 का जो हिस्सा बाकी रह गया है, ये मजबूरी तौर पर पाकिस्तान कितने टेस्ट मैच खेलेगा, और जो तगड़ी टीम है जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या इंग्लैंड, इंडिया है, ये कितने टेस्ट मैचेस खेलेंगे इस दौरान? पाकिस्तान 2023-2025 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्केड्यूल है, उसमें ग्लेयरिंगली 14 टेस्ट मैच खेल रहा है। और अगर आप टेस्ट जायज की बात करते हैं तो इंग्लैंड सेम टेन्योर में 21 टेस्ट मैच खेल रहा है, इंडिया 19 टेस्ट मैच खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी 19 टेस्ट मैच खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी 14 टेस्ट मैच खेल रहा है। अब देखिए पाकिस्तान एक, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, विन लॉस रेशियो में पाकिस्तान थर्ड है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग टेस्ट जाइंट। तो ये फिगर कोई इतनी हमारे लिए हार्टनिंग नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में उस पर भी जो है फोकस करना चाहिए, हमें ज्यादा टेस्ट मिलने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की टीम में क्राउड पुलर है। और इसी में न्यूजीलैंड 14 खेल रहा है, श्रीलंका 12, बांग्लादेश 12, वेस्ट इंडीज 13 और साउथ अफ्रीका 12। तो जो हमें कम से कम जो है इसमें 18 टेस्ट मैच होने चाहिए थे, क्योंकि बड़े मार्जिन कम होते हैं। आपको पता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी आपकी बुरी सीरीज होगी या एक भी मैच आपका पिट गया तो आप फिर फाइनल की रेस से आउट हो जाते हैं। चले, अगर आप 3 टेस्ट नहीं तो 2-2, 3-3 टेस्ट अगली टीमों का, अगर कोई विंडो मिल जाए बीच में तो खेलने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आ जाइए, सवाल था मेरा कि फर्स्ट क्लास में बाज जो फास्ट बॉलर उनके 600 आउट हैं, टेस्ट नहीं खेले, बाज ताही से अगर हम 50 से शुरू हो जाए, 60 से इवन शुरू हो जाए, कुछ टेस्ट 1-1, 2-2 खेले, फिर वो पता है सीमित से आउट हो गए। वो दिलचस्प इदादोशुमार जो है वो क्या तासुर देते हैं? जी बिल्कुल, ये अगेन बड़ा आपका जबरदस्त सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट फास्ट बॉलिंग की बड़ी गोल्डन लेगेसी है। बड़े टॉप के फास्ट बॉलर, खान मोहम्मद, फजल महमूद, W2W, लंबे शोएब अख्तर हो गए, आमिर। लेकिन अनफॉर्चुनेट ही हुआ है कि हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन उनको शायद मौका उस तरह नहीं मिला या उनका टैलेंट उस तरह नर्चर नहीं हुआ। और मैं आपके सवाल से तो बड़ी स्टैगरिंग फिक्स कर रहा हूँ। पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 फर्स्ट क्लास आउट किए हैं। फजल अकबर ने 600 फर्स्ट क्लास आउट किए हैं, सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले। ताबिश खान ने 137 फर्स्ट क्लास खेल के अपना डेब्यू किया, और ये सेकंड लेस्ट डेब्यू है नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने का। खालिद अबादुल्ला ने 218 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से टीम में आने से पहले, और फिर इन्होंने 550 आउट किए तो इन्हें डेब्यू करने का मौका मिला। मैं इसे कंपैरिजन करूंगा, पैट कमिंस ने 2010-11 के सीजन में 67 आउट किए और वो डेब्यू करते हैं, और आज तक वो 12 साल हो गए क्रिकेट खेल रहे हैं। 54 टेस्ट मैचों में वो 240 आउट कर चुके हैं, 240 के करीब, 237 टू बी प्रिसाइज। तो ये अब देख ले, टैलेंट का बहुत बड़ा वेस्ट है। इसी तरह एक नाम था अब्दुल रऊफ, 136 फर्स्ट क्लास में 639 टेस्ट मैच विकेट लेते हैं, 3 मैच खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ एक टेस्ट मैच और 6 विकेट लेते हैं। 6 फुट 4 इंच का इनका कद है। इनका एक्शन बड़ा स्मूथ था, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, मतलब इनकी बॉल गुड लाइन से उठती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले। तो अब ये देखें, इसी तरह मोहम्मद अब्बास है, वो पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट खेले हैं, 90 आउट किए, लेकिन वो भी 150 फर्स्ट क्लास में राजा था, 616 आउट कर चुके हैं। अगेन ये स्टैगरिंग नंबर है। 600 फर्स्ट क्लास विकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज नो मीन फीट, मतलब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही आना है। अगर फर्स्ट क्लास में आप 400, 500, 4 दिन 5 दिन की
क्रिकेट में बॉलिंग करके आउट करते हैं, तो इट मींस दैट यू कैन बोल द न्यू बॉल एंड यू कैन हैंडल द ओल्ड बॉल एज वेल, यू कैन स्विंग द न्यू बॉल एंड यू कैन रिवर्स स्विंग द बॉल। 80s में 1983 से 1985 में 18 टेस्ट खेलते हैं अजीम हफीज, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, 63 आउट किए, लेकिन टीम से गायब हो गए। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आपका सिलसिला भी जारी रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहान साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। ये थे डॉक्टर रेहान अहमद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे जावेद शाह, जबकि मुंतज़िम आला थे जनाब जावेद अख्तर।